हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की बायोलॉजी क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज मैं आप लोगों से कुछ बेसिक बातें करूंगा। आज पहला दिन है, तो निश्चित रूप से इस कोरोना के समय में जहां हम क्लास को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम मजबूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से हम अपने काम को करेंगे, बशर्ते कि साथ आपका होना चाहिए। अब इस दौरान मैं इस वीडियो के माध्यम से 12th बायो, इवन यहाँ कहीं ना कहीं टॉपिक 11th बायो का भी है, और ये 12th NCERT कोर्स हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, वहाँ का जो केमिस्ट्री है उसमें जो जैव अणु नाम का एक लेसन है, इससे भी कनेक्टेड है और स्पेशली बायो वालों को इसमें काफ़ी मदद होगी समझने के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई समय बर्बाद किए, सीधे अपने पॉइंट को। मैं सबसे पहले ये आपसे मैं एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि आज हम कहीं ना कहीं जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, जीवों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमको पहले ये पता हो कि हर एक जीव जो है वो जिससे मिलकर बना है, उसकी सबसे छोटी से छोटी जो इकाई है वो इकाई कोशिका है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इसने मधुमक्खी के जो छाते होते हैं उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, कोटर, उनके रूप में इसकी कल्पना की थी। लेकिन वो एक छोटी सी कोशिका जो है, यदि कोई जीव ऐसा है जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है तो वो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना है जिसमें श्रम का विभाजन होता है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द आ रहा है कि जीव है क्या। सबसे पहली बात तो ये जीव क्या है, सबसे पहली बात जीव क्या है। तो यहाँ जैसे हम जब किसी बच्चों से पूछा जाता है सजीव निर्जीव, आपने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं में भी आपने सबने पढ़ा है 10th तक। अब बात आती है कि जीव क्या है। तो ध्यान रखना है कि जीव का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल जंतुओं की बात कर रहे हैं। जीव का मतलब ये होता है कि वर्तमान में चाहे छोटे से छोटा जंतु हो, चाहे कोई पौधा हो, जिनमें वर्तमान में समस्त जैविक क्रियाएं क्रियाशील हैं और वो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उसे हम कहते हैं जीव। अब बात आती कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हैं जो एक जीव के अंदर चलती रहती हैं, और जब तक वो चलती हैं तब तक उसे जीवित माना जाता है, सजीव माना जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक जीव के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। सबसे पहली बात, आप रटे नहीं, इसको आप पहले तर्क लगाएं और इस पर आप विचार करें। सबसे पहली बात यह है कि क्या आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता नहीं है ना। तो एनर्जी की यदि आवश्यकता है तो ऐसे जादू से तो आएगा नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ भोजन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे पौधों की यदि हम बात करते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पौधे तो जनरली अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो उत्पादक कहलाते हैं, लेकिन कुछ पौधे दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो हैं, मानव हैं या और अदर प्रकार के जंतु, ये भी दूसरों पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए। तो कहने का मतलब है कि फाइनली किसी पे डिपेंड हो चाहे स्वयं बनाओ, लेकिन आपको पोषण लगेगा। आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, पहली बात पोषण लगेगा। दूसरी बात, जब पोषण लगेगा तो जब आपने कुछ खाया तो क्या वो पचेगा नहीं, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको तब मिलेगी जब वो डाइजेस्ट होगा। और जब वो डाइजेस्ट कब होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की क्रियाएं होंगी, और ये क्रिया होने के लिए क्या जरूरी है, गैस। इसका मतलब है कि आपको गैस का आदान प्रदान करना पड़ेगा, चाहे पौधे हों चाहे सामान्य हम जंतु हों ना। ये अलग बात है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पौधे CO2 लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन फाइनली हमें गैसों का आदान प्रदान करना पड़ता है, मतलब
अगली क्रिया हुई श्वसन। तो एक हुई आपकी पोषण, दूसरी हुई श्वसन। और निश्चित रूप से जब पोषण होगा, जब मतलब आपने पोषण लिया, पोषण लेने के बाद डाइजेस्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो फिर क्या होगा बताइए आप। यदि एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा, वृद्धि भी तो होगी ना आपकी, क्या आप उतने बड़े रहेंगे। तो वृद्धि ये भी एक जीवों का गुण होता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हो। ठीक है, जब मैं जीव कहता हूं तो आप दोनों को मान के चलें। तीसरी बात, यदि कोई जीव अपने जीवन काल में यदि संतान उत्पत्ति ना करे, नए जीव को जन्म ना दे, तो क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल पाएंगे। एक सामान्य से मैं बात करता हूं, चावल जो धान के रूप में होता है, धान जो है यदि एक बार वो पौधा बन गया, ठीक है, उसने एक नए बीज को जन्म नहीं दिया या उस बीज से हमने नया पौधा नहीं लगाया, तो क्या वो प्रजाति तब भी आगे जाएगी? नहीं ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, क्या होना चाहिए बताए, जनन प्रक्रियाएं होनी चाहिए, मतलब प्रजनन होना जरूरी है। और ये प्रजनन भी जीव का एक लक्षण है। इसके अलावा अब यदि आपने पोषण लिया था, भोजन लिया था, तो ये टंकी में यदि आप बहुत सारा न जाने क्या क्या खाते रहते, और कोरोना के दौरान तो न जाने अभी घर में हैं आप, पता नहीं कितनी बार और क्या क्या खा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वो भोजन जो है, ठीक है, उसका डाइजेशन हुआ, उससे हमको एनर्जी मिली, लेकिन वो जाएगा कहाँ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो निकलेंगे ना हमारे शरीर से, तो उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो उत्सर्जन भी एक जैविक लक्षण है। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि जीव कौन है जिनमें वर्तमान में सभी जैविक क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और साथ ही साथ प्रजनन। ठीक है, ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12वीं बायो के 12th बायो क्लास में आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट लेसन है वो इसी जनन के बारे में है, जीवों में जनन। अब जीव कहने का मतलब पौधों में भी जनन पढ़ना है और हमको उसमें जंतुओं में जनन पढ़ना है। उसमें जनन के प्रकार डिटेल वो खैर हम वहाँ देखेंगे जब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब का मैटर है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक जीव जिनमें वर्तमान में समस्त जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो सजीव है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि इस समय में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड क्लीनर है, ये जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, आप मुझे ये बताएं ये जो लकड़ी है वो लकड़ी क्या है, वो सजीव है या वो निर्जीव है? सीधी सी बात है, बचपन से आपने पढ़ा है भाई, क्या है ये? निर्जीव है, ये निर्जीव है। अच्छा, आप क्या है? आप सजीव हैं। मैं क्या हूं? सजीव हूं। लेकिन ये जो है वो लकड़ी क्या है? निर्जीव है ना, सिंपल है। अब आपको लगता होगा सर आप इतने बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं और ये सजीव निर्जीव के पीछे काहे पड़े हो? अरे भैया, सजीव निर्जीव के पीछे नहीं पढ़ा हूं मैं पढ़ा हूं सही कंसेप्ट को आपके सामने तक लाने के लिए। मैं एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम कहते हैं, भगवान न करे कि साथ हो, लेकिन वो तो दुनिया की रीत है, मान लो हमने कहे कि कोई मच्छर या कुछ वो मर गया मतलब क्या हो गया? मर गया मतलब क्या हुआ? मरना मतलब उसकी जैविक क्रियाएं बंद हो गई, उसको बोले आपने वो मर गया। तो भाई एक बात बताओ, ये जो लकड़ी है क्या जादू से ऊपर से आसमान से आई है? जादू से आ गई? हाँ नहीं ना, कहां से आई होगी? इसका मतलब ये लकड़ी कभी ना कभी किसी पेड़ में रही होगी, मतलब वो पेड़ रहा होगा, मतलब वो पेड़ जिंदा रहा होगा, और अब वो कौन सी अवस्था में है? अब वो मृत अवस्था में है। तो ध्यान रखना, मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा था, बात सजीव निर्जीव की नहीं है। इसका मतलब ये लकड़ी पहले किसी पौधे में थी, वो पौधा पहले जीवित था, सारी जैविक क्रियाएं होती थी, वृद्धि हुई थी, तभी तो ये लकड़ी बनी थी वहाँ, और काट करके आज इस रूप में से दे दिया गया। इसका ये मतलब होता है
कि ये क्या है, मृत है। आज इसमें जैविक क्रियाएं नहीं हो रही भाई, इसलिए ये मृत है। लेकिन अब एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। यहां मान के चलें कि कोई आयरन है, लोहा है, लोहा। अब लोहा क्या है, तो लोहा एक्चुअल में निर्जीव है, क्योंकि लोहा न पहले कभी किसी पेड़ पौधे में था, ना वो कोई जीव जंतु था। तो कहने का मतलब लोहे में ना पहले कभी जीवन था, ना लोहे में अभी जीवन है। हाँ, ये अलग बात है कि लोहे का हमारे जीवन में महत्व बहुत है, लेकिन उस खुद की अगर हम बात करें तो लोहे में ना पहले जीवन था, ना अब जीवन है। ये होगा सही मायने में एक निर्जीव का एग्जाम्पल। मेरी बात क्लियर हुई? अब बात आती है, ये जो जीव है, ये जीव जो कि कोशिका से मिलकर के बना है ना, इस कोशिका में क्या क्या होता है और क्या नहीं। इस कोशिका का एक एक बिंदु पर काफ़ी डिटेल लेक्चर, यानी ये मान के चलिए आप, एक उसके अंदर के एक एक पॉइंट का जो लेक्चर होगा वो आधा आधा पौन पौन घंटे का होगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे जैसे बायोलॉजी में ये मान के चलते हैं कि ये कोई कोशिका है और कोशिका की ये क्या है, झिल्ली है। कोशिका की चारों ओर क्या है, ये झिल्ली है। ठीक है, इसका मतलब ये भित्ति है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा, ठीक है, जितना सिंपल मैं हूं उतना क्वेश्चन अगला सिंपल उतना क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनेंगे बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जंतुओं में जो कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। नंबर 1 ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन सेल्यूलोज और फोर्थ ऑप्शन लिपो प्रोटीन्स की। जंतुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की बनी होती है, फ्रक्टोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर लिपोप्रोटीन की बनी होती है? क्वेश्चन है आपके लिए। मेरे इस क्वेश्चन होने के बाद इस चलते हुए वीडियो में दो ही बातें हो रही होंगी। जिन बच्चों ने, जिन छात्राओं में मेरे से पहले पढ़ा है, वो शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो ठीक है, ये एक वीडियो में बीच में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो जंतुओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, और जंतुओं में जब कोशिका भित्ति नहीं होती है तो वो किसकी बनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वनस्पति जगत में जो वनस्पति है, मतलब पौधे हैं, प्लांट हैं, प्लांट की जो कोशिका है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और आप ध्यान रखना, जब कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि भित्ति, कोशिका भित्ति शब्द आया, मतलब सीधा उनका जवाब आता है सेल्यूलोज। जबकि ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप गलत करके आ जाए। तो ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है किसमें? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका के चारों ओर हम जंतुओं की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो चारों ओर जो ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन की बनी, जिसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
outer layer of any cell is called plasma membrane, and also you can say what outer layer of cell. किसी कोशिका की जो बाहरी आवरण है वही कहलाता है मेम्ब्रेन, एंड इट इज मेड बाय लिपोप्रोटीन एंड इट हैज 3 layers. It has 3 layers and made by lipo, that mean lipids, and protein, that mean protein. लिपिड्स और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर के यह जो चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है। और इसका फुल डिटेल लगभग 40 मिनट का लेक्चर चलेगा, वो एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा उसके लिए, और आपको उसे चेक करना पड़ेगा मेरे वीडियो पर। अब हम चलते हैं आगे। अब बात ये आती है, यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस, यानी आप केंद्रक कहते हैं, ये होता है केंद्रक। और इस वीडियो में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा सर ये इस लेवल पे आप ये क्या लेके बैठे हुए, कोशिका, झिल्ली, सजीव, निर्जीव। बात ये नहीं है कि मैं क्या लेके बैठा हूँ, आज बेसिक स्टार्ट हो रहा है, और इस बेसिक में कई बार ऐसा होता है हम कुछ प्रश्नों को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल नहीं रहते। तब आपको समझने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप इस लेक्चर को धैर्य बनाए रखें। आप ऐसा ना सोचें कि आपको सब बनता है, आप इत्मीनान से समझें। धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत से ऐसे शब्द होंगे जिनको आप रटते थे, और मेरे इस लेक्चर के बाद उन शब्दों को आप रटेंगे नहीं, उस शब्दों को आप समझना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थैंक यू। देखो, चलिए अब बात आती है, यहां देखें, ये आपके पास में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किसका बना है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये बीचों बीच में होता है आपके पास क्या, न्यूक्लियस, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, जिसको आप क्या कहते हैं, केंद्रक। ध्यान रखना, केंद्रक और एक शब्द और आएगा बायो में आगे, केंद्रिका। देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। केंद्रक और केंद्रिका में काफ़ी अंतर है, ये हम डीपली लेक्चर्स में आपको बताएंगे। अभी आप नॉर्मल बेस पे चलें। और ये जो केंद्रक होता है, यहाँ पर कुछ एसिड होते हैं, इसके अंदर कुछ एसिड होते हैं जिनको हम केंद्रकीय अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और वो होते हैं RNA एंड DNA। RNA और DNA, यहाँ पर RNA DNA ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड हैं, मतलब कि केंद्रकीय अम्ल होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इनके जो फुल फॉर्म है दोनों क्या है, RNA का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो केंद्र में हम देख रहे हैं कि RNA DNA से मिलकर ये बना है, और ये जो DNA होते हैं, DNA जो हैं, इसी DNA को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। 12वीं कक्षा में एक लेसन हम ये भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, जिसमें जेनेटिक्स के अंतर्गत हम उन समस्त प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं, उन समस्त जैविक क्रियाओं को पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, लक्षण अपने माता पिता से अपने बच्चों में जाते हैं, मातृ कोशिका से संतति कोशिका में लक्षण जाते हैं, जिसकी वजह से जाते हैं वो है DNA। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला पदार्थ है, इसलिए DNA को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। जबकि यहाँ RNA जो है ये मैसेंजर का काम करता है,
हम आपको आरएनए का डिटेल बताएंगे, इसका यूज़ बताएंगे। जब एक कोशिका प्रोटीन का निर्माण करती है तो उस प्रोटीन के निर्माण के दौरान इस आरएनए का क्या रोल होता है और डीएनए का क्या रोल होगा, और बड़े लेक्चर्स के माध्यम से डीएनए के वाटसन क्रिक का मॉडल ये भी आपको दिया जाएगा। और काफ़ी बड़े लेवल का ये लेक्चर होगा, लगभग ये 1 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें आपको डीएनए से संबंधित वाटसन और क्रिक के मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ आरएनए। आरएनए भी 3 प्रकार के होंगे। ये नॉर्मल बेसिक बात हो रही है आज अपनी। मैसेंजर आरएनए जो कि केंद्रक में होता है, और एक होगा राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम के पास होगा। एक ट्रांसफरेज आरएनए या ट्रांसपोर्ट आरएनए बोलते हैं उसको, वो भी इसी कोशिका द्रव में होंगे। तो आप देखेंगे, इनका डिटेल हम करेंगे जब, तब का मैटर है। लेकिन अभी आप मैं उस पॉइंट तक जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस बात को हम समझने का प्रयास करें। तो सुने, ये केंद्रक हुआ और ये प्लाज्मा झिल्ली हुई। अब बचता है ये बीच का भाग, ये वाला भाग जो बचा हुआ है, ये वाला भाग, ये भाग बचा हुआ है। ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? ये झिल्ली है बाहर और बीच में केंद्रक है। अब इस पूरी कोशिका में मान के चलो कि मैं इस झिल्ली को हटा देता हूं। मैंने झिल्ली को रिमूव कर दिया और साथ ही साथ इस केंद्रक को भी मैंने रिमूव कर दिया। झिल्ली भी हटा दिया और बीच से केंद्रक भी निकाल दिया। अब जो बचा है वो क्या था? उस कोशिका का द्रव्य था, इसलिए उसे कहा जाएगा कोशिका द्रव्य। क्या नाम देंगे? कोशिका। तो ये जो मटेरियल बचा है ये है साइटोप्लाज्म, या आप कह सकते हैं इसको कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो बात को समझना है आपको। झिल्ली जो है वो हटानी है, केंद्रक जो है वो हटाना है, और जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है कोशिका द्रव। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। क्लियर मेरा मैटर? अब आगे चलते हैं। चलो फिर से मैं वैसा ही बना देता हूं। ये हुआ आपका ये न्यूक्लियस था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग जो था वो था आपका साइटोप्लाज्म। अब मेरी बात को थोड़ा समझें, बहुत ध्यान से देखें। अभी मैंने क्या किया? उस झिल्ली को रिमूव कर दिया था, केंद्रक को भी रिमूव कर दिया था, जो बचा हुआ था वो था कोशिका द्रव। लेकिन अब मैं केवल झिल्ली को हटा रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं हटा रहा हूं। बीच में जो केंद्रक था उस केंद्रक को नहीं हटा रहा हूं, इसका मतलब केवल मैं क्या कर रहा हूं, देखेंगे आप, केवल मैंने इस झिल्ली को हटा दिया। मैंने केंद्रक को नहीं हटाया है। इस बात को आप ध्यान से सुने और देखें। यहां पर ये केंद्रक अब भी है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एक साथ कोशिका द्रव के साथ जब केंद्रक शामिल होता है तब उसको एक साथ कहते हैं जीव द्रव्य। इसको कहा जाता है जीव द्रव। इसको किस नाम से जानते हैं हम, और क्या नाम इसका होगा? प्रोटोप्लाज्म। इसको जाना जाता है प्रोटोप्लाज्म के नाम से। ठीक, प्रोटोप्लाज्म। अब बात आती है इसको जीव द्रव्य क्यों कहा गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है बोलिए? एक बहुत बड़ी वजह, इसको जीव द्रव्य क्यों कहा गया है, इसकी एक वजह आप देखें। यहां पर जो जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या है? केंद्रक है ना,
और केंद्रक का मतलब है कि उसमें डीएनए है, और डीएनए है मतलब वो एक नए जीव को जन्म दे सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जीव द्रव्य। इस तरह नाम पड़ा इसका जीव द्रव्य। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये बात आपको समझ आई होगी। अब आपको लगा होगा सर ये वीडियो जो आप नॉर्मल समझ रहे थे, नॉर्मल नहीं है, सिस्टम को समझना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसकी जड़ में जाकर के कैसे आप उसका नॉलेज लेते हैं, ये मायने रखता है। आप कुंजी गाइडों से डायरेक्ट 2 लाइन के आंसर पढ़ लें, या आप ये सोचते हैं सर ये जो लेसन है इसमें से 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का ऑप्शन आएगा, या जो भी, आप ये सब सोचते ही क्यों हैं? ये सब एग्जाम के टाइम, एग्जाम के पहले का प्रिपरेशन होता है। अभी आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अपनी लाइफ को बनाने के लिए करें, नॉलेज लेने के लिए करें। वो तो जब पेपर आएंगे, पेपर के 2-3 महीने पहले हमको जो स्टडी करनी होगी, ठीक, परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होता है, पर इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ आप वो भी काम करें, लेकिन अभी आपके पास पूरा साल भर पड़ा हुआ है और पूरे वर्ष इसकी तैयारी करनी है। तो आप लोग जो हैं वो सीधे सीधे आईएमपी वे या छोटे क्वेश्चंस पे, नॉर्मल आंसर पे आप नहीं जाएं। आप एक लिंक पकड़ें और लिंक से तरीके से पूरी, जैसे एक मूवी होती ना, अगर बीच बीच का अचानक कोई पार्ट बताएंगे आपको नहीं समझ आएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से बायो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यदि पूरी ईमानदारी के साथ आप इसके हर लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सुन करके नोट्स बना लेते हैं, तो ये मान के चलिए बायोलॉजी आप लोगों को एक खेल की तरह लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉयमेंट आएगा। तो इसी आधार पे, अब मेरी बात समाप्त नहीं हुई है अभी, और बाकी बहुत सारी। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये क्लियर हुआ जीव द्रव्य क्या है। अब देखिए आप फिर से, ये आपके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है वो आपका न्यूक्लियस है, और ये जो बीच में जितना भाग है ये क्या था, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स बन गए। साइटोप्लाज्म जो है उसके भी 2 अलग भाग बना दिया। एक भाग है उस कोशिका के छोटे छोटे और अंग होते हैं, इसका मतलब कोशिका के अंग, मतलब कोशिकांग, ये आ जाएगा कोशिकांग, यानी हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेन। कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे हमारा एक पूरा शरीर होता है, अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग है। जैसे नाक का काम सांस लेना है, जो अब ओठ है, मुंह है, इसका काम बोलना है, आंखों का काम देखना है। ऐसे ही कोशिका के अंदर भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए, अलग अलग जैविक कार्यों को करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे अलग पार्ट्स होते हैं, जिनकी अपनी एक संरचना होती है। कोई नग्न होता है, कोई एक परत आवरण वाला होता है, एक कोशिकीय झिल्ली में, ठीक है, और किसी में दोहरी झिल्ली भी होती हैं, अपनी अलग अलग संरचनाएं लिए होती हैं, सबका अपना अलग काम होता है, वो कहलाते हैं कोशिकांग। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी आपके सामने कोशिकांग आएंगे। तो ये कोशिकांग के जब स्पेशल सेपरेट लेक्चर चलेगा ना, उसमें इसका डिटेल चलेगा। ध्यान रखेंगे, कोशिका की संपूर्ण जानकारी, मतलब कहीं ना कहीं 1 मंथ के सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो यकीन माने कि कोशिका का कोई भी पहलू आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर, मुझ पर नहीं, आप पर। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपकी रिक्वेस्ट आती रहेंगी तो वीडियो डालते रहेंगे। वरना ये सारे जो वीडियोज़ हैं वो केवल और केवल वर्टेक्स करियर पॉइंट में जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाएंगी, और केवल वो वहाँ तक सीमित हो जाएंगी। पर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, यदि आप लोग का सहयोग हो,
केवल परसवाड़ा क्षेत्र के नहीं, क्योंकि परसवाड़ा क्षेत्र के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो तो हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे, खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे, क्योंकि इंटरनेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश मीडियम के तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और कई बार जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो उन बातों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा प्रयास है, यदि आप लगातार मेरा साथ देते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो मैं भी आप लोगों से मोटिवेट होऊंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको मेरी बात बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन इंग्लिश की भी मैं आप तक ये पहुंचाते रहूँगा। तो अब बात यहाँ आ रही थी कि हम जो पढ़ रहे थे, आप देख रहे हैं कि ये जो बीच का मटेरियल है, जो हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा है, वो उसके अंदर भी छोटे छोटे अंग होंगे, वो कोशिका के अंग होंगे जो जैविक क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। ठीक है, और उसके भी आगे चल के मैं कितने पार्ट्स बांट दूंगा, 3 पार्ट बांटूंगा। नग्न कोशिका, ठीक है, एक झिल्ली वाली कोशिकाएं और दोहरी झिल्ली वाली कोशिकाएं। और इसी बीच में ये ध्यान रखना, ये कोशिका के जो अंग हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन वो जंतुओं में नहीं होता है, वो पादप कोशिकाओं में होता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेकेंड लास्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन कहलाता है। ठीक है, जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, एटीपी का निर्माण होता है। ये काफ़ी डिटेल चलेगा, अपने आप में 2 दिन तक चलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे, किसे, एटीपी के बारे में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब बात आती है यहाँ पर, क्या ये कोशिकांग अकेले काम कर लेंगे? अब एक बात बताइए, हमारा एक परिवार होता है, हमारे परिवार में जैसे मम्मी हैं, हमें खाना बनाती हैं, अब खाना बनाएंगे। अब खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक मटेरियल नहीं लगेगा? नमक, तेल, मिर्ची, मसाले, सब्जी, दुनिया भर की, वो तो आपको ला के देना पड़ेगा, है ना। तो बात वही होती है कि किचन में जब भोजन बनेगा, सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, पर उसकी व्यवस्था करने वाला भी तो कोई होना, कोई कच्चा पदार्थ भी तो लगेगा ना। तो वो जो कच्चा पदार्थ है, वो कोशिका के अंदर जो आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं वो होते हैं। ठीक, जो उसका सेकेंड पार्ट है, कोशिका में जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं, वो कहलाते हैं कोशिका अंतस्थ। वो कहलाते हैं कोशिका अंतस्थ, यानी मटेरियल। तो ये कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल ऑफ सेल, बट ऑलवेज यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहां कोशिका अंतस्थ, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, लिपिड, प्रोटीन, एसिड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कोशिका अंतस्थ के अंतर्गत आएंगी। तो सीधा सा कहने का मतलब है, कोशिका की जो झिल्ली है बाहर, प्लाज्मा झिल्ली है, ये जंतु कोशिकाओं में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है जो आरएनए डीएनए से बना होता है, और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए एक मैसेंजर होता है। इसके अलावा केंद्रक और झिल्ली को छोड़कर जो भाग बच जाता है वो कोशिका द्रव होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है कोशिकांग और दूसरा है कोशिका अंतस्थ। कोशिकांग के अंतर्गत वो कोशिका के छोटे छोटे अंग आते हैं जो जैविक क्रियाओं को करने में मदद करते हैं, और कोशिका अंतस्थ के अंतर्गत वो निर्जीव पदार्थ आते हैं जो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एसिड्स होंगे, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ हैं। अब बात आती है कि अब जो हमारा टारगेट स्टार्ट होगा वो यही टारगेट है, जीवन के लिए आवश्यक अणु, जिसे हम जैव अणु कहते हैं। 12वीं केमिस्ट्री का भी ये टॉपिक होगा, जैव अणु। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ का पहला टॉपिक, अब जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट निश्चित रूप से
उम्मीद करता हूँ यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आसानी से ये वीडियो मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। सभी खुश रहें।